अभी थोड़ा टाइम इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और दस बजे से इतना लंबा ब्रेक चाहिए। यस मैम, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दे करके छोड़ रही हूँ एक बार। इसमें वो बोल सकता है प्रिंसिपल को कि आपने कहा था 20 लाख में डील करो, हो नहीं रही थी, वो 24 लाख में दे रहा था तो मैंने ले लिया, क्या दिक्कत है। अमाउंट जो था ना, प्रॉफिट अगर कमाया है तो वापस करो, सीक्रेट प्रॉफिट। इसमें देखो बेटा, आप अपने अकाउंट में डील नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये लगेगी। दूसरा, अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो वापस करो। मैं तेरे को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें एक चीज याद रखना, अभी तक के टॉपिक्स जो पढ़े हैं तुमने, जैसे कंपनीज एक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो आपको इतने इंपॉर्टेंट है कि अपन ने एक एक लाइन आईसीआई की एक तरीके से पढ़ी है। एग्रीड और नॉट। अब जो टॉपिक आएंगे जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें हमें नोट से करना है। पहली चीज, 2-2 नंबर के कोई रूल पूछे जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, प्लस हम नोट्स के साथ साथ क्या करेंगे, कंपाइलर लेके चलेंगे। एमसीसी का कंपाइलर मिला ना पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, नोट्स प्लस कंपाइलर से काम चलेगा। स्पेसिफाइड पोर्शन आईसीआई का लेंगे, जो जो केसेस लेने हैं अपन को, जो अपने कवर नहीं हुए वो अपन आईसीआई से लेंगे। देखो ऑप्शन आपके पास दोनों हैं, अगर आप चाहो तो पूरा भी रीड आउट कर सकते हो आईसीआई वाला, एक बार पढ़ने के बाद आप वो भी कर पाओगे, बट उसका कोई यूजेस नहीं है। क्वेश्चन आते हैं नियर अबाउट 3 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी रूल पूछ लिया जाता है आपसे, कोई रूल पूछ लेगा, इंटरनल एड पूछ लेगा, एक्सटर्नल एड पूछ लेगा, तो 2 नंबर पे लिखने के लायक तो आपको काफ़ी हद तक मैटर मेरे पीडीएफ में आराम से मिलेगा, ठीक है। अब उसके लिए आप 4 पन्ने पढ़ भी लो तो बेटा आप लिखने की स्थिति में होते नहीं हो मेन एग्जाम में। और जो है कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये आपके जो 3 वाले एक्ट होते हैं, कौन से, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेज और एनआई एक्ट, इनको छोड़ के भी जाते हैं। बट आप ये गलती मत करना, अपन नोट्स के अकॉर्डिंग पूरा करेंगे, प्लस एमसीसी कंपाइलर वाला लेंगे पोर्शन, उसके बाहर तुम्हारा जाना ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अपन को ये वाले करने हैं। अब बोलोगे मैम ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होता क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, हेडिंग का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना इंटरप्रिटेशन होता है। और किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैट्यूट को, लॉ को, कि भाई लिखा हुआ क्या है। स्टैट्यूट का मतलब क्या है, लिखना, रिटन लिखना, रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर मतलब आखिर लेजिस्लेचर यानी कि लॉ बनाने वाला ड्राफ्ट्समैन कहना क्या चाहता था, उसका इंटेंशन क्या था, ये समझने की कोशिश करनी है हमें इस चैप्टर में। इसलिए हमारा इसका नाम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आपको पता है कि भाई 3 तरीके से काम चलता है अपने यहाँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन है बेटा, जो लॉ बनाएगी, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एक तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको लागू कराएंगे, वो हो गए तुम्हारे एग्जीक्यूटिव, और इसको इंटरप्रेट करेगी जुडिशरी। ये इंटरप्रिटेशन का काम कौन करेंगे, कोर्ट के जजेस, कोर्ट के जजेस। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आई थिंक चैप्टर का हेडिंग क्लियर हुआ होगा। करना क्या है, लॉ में क्या लिखा है
उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, उसकी कुछ हेल्प ले सकते हैं एड्स वगैरह की, वो हम यहाँ पर लेंगे। इस टॉपिक में अपन को ब्रीफली क्या पढ़ना है, कुछ टर्म्स की हमें ये डेफिनेशन बताएगा, जैसे डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, स्टेट्यूट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इन 4-5 वर्ड्स की डेफिनेशन बताएगा। फिर बताएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट की क्यों करना ज़रूरी है। अब होता क्या है बेटा, देखो लॉ बना दिया किसी ने, नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, तो इवन वो ड्राफ्ट्समैन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो लॉ बना के गया उसमें कोई कमी ना हो। दूसरा, लैंग्वेज भी परफेक्ट नहीं होती। आपने डायलॉग सुन रखा है ना, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है, ये कोई मैथ्स तो है नहीं कि 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो यहाँ इंटरप्रिटेशन की इसलिए हमें क्या पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। अब क्या होता है, वो तो बंदा लिख गया, अब बोलते भाई ये क्या करें, अब कैसे समझे इस चीज़ को, क्या लिखा हुआ है, बोलते उस बंदे को पकड़ के लाते हैं जिसने ये लॉ बनाया, अब वो तो 100 साल पहले मर चुका है, तो क्या जज ये कह करके बच पाएंगे क्या कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा था। जज कैन नॉट ब्लेम द ड्राफ्ट्समैन, उनको तो डिसीजन देना है, सो दे हैव टू डू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। वो इंटरप्रेट करेंगे कि लॉ मेकर की भावना क्या थी, आखिर वो कहना चाहता क्या था, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या दिए हुए हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन 2 तरीके के हैं बेटा, एक तो है प्राइमरी रूल और दूसरे हैं सेकेंडरी रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स के लिए लिखना दे आर टू बी फॉलोड, रूल्स के लिए लिखना दे आर टू बी फॉलोड वाइल इंटरप्रिटेशन। 2 वर्ड आएंगे बेटा, एक तो आएगा रूल्स और एक आएगा एड्स। रूल्स में लिखना दे आर टू बी फॉलोड फॉर इंटरप्रिटेशन, इनको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, दे आर टू बी फॉलोड फॉर इंटरप्रिटेशन। रूल्स तो एज इट इज ही फॉलो होते हैं ना, तो रूल्स को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और दूसरा वर्ड क्या आएगा यहाँ पर बेटा, एड्स। एड्स मतलब हेल्प, हेल्प लेना चाहते हो तो हेल्प ले सकते हो भाई, मतलब लेना चाहो तो लो वरना मत लो, रूल्स के लिए तो कंपल्शन है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और एड्स की क्या ले सकते हैं, हेल्प। 2 तरीके के, एक तो इंटरनल एड्स और एक एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एड्स मतलब स्टेट्यूट के अंदर से, लॉ के अंदर से, एक्ट के अंदर से ही हम हेल्प ले रहे हैं। एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, एक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, एक्ट के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एक्ट का शेड्यूल पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही चीज, लॉन्ग टाइटल पढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, एक्ट के अंदर से ही हेल्प ले रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरनल एड। एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल एड में क्या होता है, अपन एक्ट के अंदर से हेल्प नहीं ले रहे, बाहर से हेल्प ले रहे हैं, किसी फॉरेन डिसीजन को रेफर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग देख रहे हैं कि उससे पहले क्या हुआ करता था, ऐसा कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एक्ट क्यों लेकर के आए, उस समय पार्लियामेंट में क्या क्या बहस हुई थी, डिक्शनरी मीनिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्शनरी फॉलो कर रहे हैं, एक्सटर्नल एड है ना। तो इस तरीके के देख रहे हैं अपन। तो ये पूरा ओवरऑल अपना क्लासिफिकेशन है कि इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो ये अपन लेंगे, थोड़ी देर का ब्रेक लेना है ले लो, फिर मैं इस टॉपिक को कंटिन्यूएशन में पढ़ाऊंगी। 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। रेटिफिकेशन अपन पढ़ चुके हैं, हाँ अपूर्वा रेटिफिकेशन तो पढ़ा था ना बेटा, 198 अपन ने ना, किसी ने बंदे ने जब काम किया वो आपका एजेंट नहीं था, काम होने के बाद में आपने रेटिफाई कर दिया, हाँ भाई मेरा एजेंट था, कर दिया तो एजेंट मान लेंगे बाय रेटिफिकेशन, है ना, कुछ रूल्स पढ़े थे। चलो थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे हैं बेटा, फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को अपन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स को।
और सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी यही है। मेरी कंटिन्यूएशन में क्लासेस रहती हैं। 8:45 में घर से निकली हूँ, 5:30 बजे घर पे पहुँचूँगी। पूरा लंबा टाइम रहता है हमारा भी। अच्छा चलो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, बता दो बेटा एक बार फटाफट। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? यस। चलो, नहीं अभी तो थोड़े दिन के लिए मम्मी के यहाँ हूँ, तो वो तो पास में ही है ज़्यादा, हाँ इसलिए। अच्छा ये देखो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की समरी हमने पढ़ी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं। चलो ये चीज़ अपन बाद में लेते हैं। पहले देखो इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वैसे क्या लिखा हुआ है देखो, लैंग्वेज इज़ नॉट परफेक्ट एंड हैज़ डिफेक्ट्स। ठीक है, लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, उसमें भी क्या होता है, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। यूजुअली लोग उसे अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट प्रिसाइज जस्ट लाइक मैथ्स। 2+2 4 हो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जजेस कैन नॉट सिंपली ब्लेम द ड्राफ्ट्समैन। जज ये कह करके बच नहीं सकता कि भाई उसने गलत लॉ बना दिया, हम तो इंटरप्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कह करके जजेस बच नहीं सकते। दे कैन नॉट ब्लेम द ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन मतलब लॉ मेकर, ड्राफ्ट्समैन मतलब लॉ मेकर, जिसने लॉ बनाया है। हेंस मस्ट वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जजेस को क्या करना पड़ता है, कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, मीनिंग निकालना पड़ता है। भाई अगर वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो वही ले लेंगे, बट अगर वर्ड का मीनिंग लगाने से हमें क्या मिल रहा है, एब्सर्डिटी आ रही है, रिपग्नेंसी आ रही है, नॉनसेंस मीनिंग सामने आ रहा है, तो अब जजेस क्या करेंगे, ऐसा मीनिंग लेंगे जो कि सेंस लेता हो, यानी कि सेंसिबल मीनिंग इन्हें लेना पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मल मीनिंग है उसमें कुछ ऐड करेंगे या उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन। तो हिंस मस्ट वर्क ऑन कॉन्स्ट्रक्शन बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। उनको उस वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। कैसे, व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द लॉ मेकर, लॉ मेकर कहना क्या चाहता था, ये देखने की कोशिश करनी है कि उसका इंटेंशन क्या था, उसने लॉ में क्या लिखने की कोशिश की। आगे क्या दिया, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम एंड कोर्ट इज मेयरली इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। सबसे ऊपर जुडिशरी है। इवन आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो सबसे ऊपर क्या माना गया अपनी कंट्री में, जुडिशरी। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना हो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनको क्या करना है, इज मेयरली, कोर्ट इज मेयरली इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। कोर्ट सिर्फ क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन से पहले ये देख लो, ये पढ़ चुके हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्स्ट्रक्शन। एज इट इज वर्ड्स के थ्रू मीनिंग निकल जाए, इंटरप्रिटेशन। हमने इंटरप्रेट किया वर्ड क्या कह रहा है, और अगर हमें उसमें कुछ ऐड करना पड़ा, कुछ घटाना पड़ा जिससे सेंसिबल मीनिंग सामने आए, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन। पढ़ के देखो बेटा, व्हेन द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ लॉ इज अडॉप्टेड देन इट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, नेचुरल मीनिंग ऑफ लॉ इज अडॉप्टेड। इंटरप्रिटेशन इज यूज्ड व्हेन द लैंग्वेज ऑफ लॉ इज प्लेन एंड सिंपल। लैंग्वेज में कोई फॉल्ट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, उसका एज इट इज आपने मीनिंग ले लिया, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन। समझ आ गया वर्ड। अब क्या हुआ, लैंग्वेज सही नहीं है, अब क्या करें, व्हेन ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ लॉ इज नॉट पॉसिबल और व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब डाउट है, एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, या जो मीनिंग आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें, एंड टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल, then law is understood in a reasonable sense and this is known as construction। मतलब आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, जस्ट टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन। एज इट इज़ लिया तो इंटरप्रिटेशन, और रीजनेबल मीनिंग निकालना है, उसके लिए कुछ ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ, ये तुम्हारा कॉन्स्ट्रक्शन। समझ आए दोनों वर्ड। एक बीच में छोड़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, वैसे ये पूछेगा नहीं लेकिन बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने ले लिया। दो तरीके से क्लासिफाई किया बेटा, एक तो है तुम्हारा लीगल और एक है यूजुअल, सॉरी लीगल और एक है तुम्हारा डॉक्ट्रिनल। लीगल का मतलब क्या होता है, दिस इज द एक्चुअल रूल। इसमें दो तरीके से दिया है, एक दिया है लीगल का ऑथेंटिक और एक दिया है यूजुअल। ऑथेंटिक मतलब वेयर द मीनिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट्यूट इटसेल्फ, एक्ट में जो लिखा है उसी से आपने एग्जैक्टली मीनिंग निकाल लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक मीनिंग। एक्ट में जो लिखा है उसी से मीनिंग निकाल लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक मीनिंग। दूसरा,
इस वर्ड को सदियों से इसी तरीके से समझा आ रहा है, कस्टम, यूजेस, प्रथा, परंपरा, तो हम भी वही मीनिंग ले लेंगे। कस्टम एंड यूजेस ऑफ ट्रेड, इसको क्या बोला? यूजुअल। एक्ट में जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से मीनिंग ले लिया तो क्या हो गया? ऑथेंटिक। लोग उसे सदियों से किस तरीके से पॉपुलरली जानते हैं वो मीनिंग ले लिया तो यूजुअल। डॉक्ट्रिनल यानी रियल मीनिंग निकालने की अब कोशिश करनी है, स्टेट्यूट से हेल्प नहीं मिल पा रही, अब क्या करें? जो कॉमन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है वो लगा दो। आई हैड टू डू दिस वर्क, आई हैड डन दिस वर्क। आई हैड डन दिस वर्क इसका मतलब पास्ट टेंस है। नॉर्मली अपन ग्रामर के रूल लगा के निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच लगा दिए। लॉजिकल, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। लॉजिकल, सेंसिबल मीनिंग, रीजनेबल मीनिंग निकालना है आपको। बियॉन्ड द वर्ड्स टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन। अब वर्ड से बाहर जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ एक रिलेटिव आए, 3-4 साल पहले की बात है, उन्होंने बोला कि ना मुझे ना एक ब्रीफ केस है, मुझे कहीं जाना है। तो बोले भाई एक्टिवा रखिए, एक्टिवा पे चलते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रीफ केस है, आ नहीं पाएगी एक्टिवा पे। ब्रीफ केस नहीं आ पाएगी तो लगा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ सकती, ब्रीफ केस तो आ ही सकती है ना। बाद में हमने बोला कि भाई कार निकालनी पड़ेगी, उनका कहना था। ठीक है भाई, कार निकाली, लेके जा रहे थे तो फिर उन्होंने दिखाया कि ब्रीफ केस वो कह किसको रहे थे, इनफैक्ट इट वॉज सूट केस। कई बार क्या होता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में वो वर्ड इस तरीके से यूज़ कर देते हैं। अब वो ब्रीफ केस बोल रहे हैं बट वो ब्रीफ केस का मतलब तो क्या होता है, छोटी वाली अटैची होती है उसको बोलते हैं ना, और सूट केस क्या होता है, वो बड़े वाला होता है। अब यहाँ पर हमें मीनिंग क्या करना पड़ा? इंटरप्रेट करना पड़ा। अगर हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर तो नहीं निकल पा रहा था हमारा मीनिंग। क्या किया अपन ने? लॉजिकल मीनिंग निकाला, बियॉन्ड द वर्ड्स, वर्ड्स के आगे जा करके सेंसिबल मीनिंग निकालने की कोशिश की, तो इसको बोलते हैं अपन लॉजिकल। दोबारा देख लो, लीगल के 2 पार्ट थे। लीगल के 2 पार्ट में कौन कौन से आए? ऑथेंटिक, स्टेट्यूट से ही मीनिंग ले लिया। यूजुअल, लोग उसे किस तरीके से पॉपुलरली जानते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, वो मीनिंग ले लिया। डॉक्ट्रिनल में क्या आया? ऑर्डिनरी रूल ऑफ स्पीच, नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के रूल लगा लिए। लॉजिकल में क्या आया? बियॉन्ड वर्ड्स जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ रीडिंग लगा लेना। इन केस आ जाए टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, 2 नंबर तक का आएगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा, तो आप आई थिंक लिख पाओगे। इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन हमने ले लिया। प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या दिया हुआ है कि किस किस तरीके से अपन इंटरप्रिटेशन में हेल्प ले सकते हैं। पहला है स्टैचुरी एड्स। स्टैचुरी एड्स मतलब एक्ट के अंदर ही हेल्प मिल जाती है या किसी एक्ट से मिल जाती है। एक एक्ट है अपने कोर्स में, जनरल क्लॉजेस एक्ट। इंटरप्रिटेशन एक्ट ही तो है वो, इंटरप्रिटेशन एक्ट ही तो है। अब होता क्या है, किसी वर्ड का मीनिंग अपन को और कहीं नहीं मिल रहा है और अपन को मीनिंग लेना है उसका, तो अपन किस पे जाते हैं? जनरल क्लॉज एक्ट पे जाते हैं। इस वजह से इसे लॉज ऑफ लॉज भी बोला जाता है, लॉ ऑफ लॉज। लॉज ऑफ लॉज का मतलब क्या हुआ? ये हर एक चीज़ की जो डेफिनेशन है यूजुअली क्या होता है, सेक्शन 2 में दी हुई होती है या सेक्शन 3 में दी होती है कहीं कहीं। तो हर चीज़ की डेफिनेशन अगर हर एक्ट में सेपरेटली देंगे तो काफ़ी बड़ा पोर्शन क्या हो जाता है, सिर्फ डेफिनेशन का हो जाएगा। तो कुछ डेफिनेशन जो हर एक्ट में कॉमन होती है उनको क्या कर रखा है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल रखा है। तो अगर आपको एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है तो वो ले लो, एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी हुई है तो अपन क्या करते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, वो डेफिनेशन लेनी है तो वो ले लो। अगर कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी है, वर्ड का मतलब पता लगाना है, किस पे जाते हैं? जनरल क्लॉजेस एक्ट पर। तो ये एक अलग से एक्ट बना हुआ है, हमारे कोर्स में भी है, हम पढ़ेंगे। ये इंटरप्रिटेशन एक्ट ही है। ये डेफिनेशन अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर कितनी सारी डेफिनेशंस दी हुई है कि नहीं दी हुई हैं? दी हुई है ना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन थी। पार्टनरशिप एक्ट में भी सेक्शन 2 में काफ़ी सारी डेफिनेशन है। एक्ट में ही डेफिनेशन दे दी, उसकी हेल्प ले लो। एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी हुई है तो एक अलग से एक्ट बना हुआ है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, उसमें देख लो उस वर्ड की डेफिनेशन मिल रही है तो वो ले लो, उसमें भी नहीं मिल रही तो डिक्शनरी देखो। और टेक्निकल वर्ड क्या वही मीनिंग लेना है जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसे जाना जा। आगे आया नॉन स्टैचुरी एक्ट्स। नॉन स्टैचुरी एक्ट्स का मतलब क्या हुआ, अब आप स्टैट्यूट से बियॉन्ड जा रहे हो, एक्ट के बाहर से हेल्प ले रहे हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है हमारे, उनकी हेल्प ले लो, कॉमन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। या फिर क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स हैं, उनकी हेल्प ले लो।
ये सिर्फ आपको ऐसे ही दे रखा है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को सिंपली पढ़ने क्या है इस चैप्टर में, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल एड, ये टॉपिक है जो हमें इस एक्ट में कवर करने हैं। अपन स्टार्ट किससे करेंगे, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पहला प्राइमरी रूल लेने जा रहे हैं, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल क्या कहता है कि जो वर्ड है ना उसको क्या देना है, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, नेचुरल, टेक्निकल मीनिंग देने की कोशिश करनी है, ग्रामेटिकल मीनिंग देने की कोशिश करनी है। कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही मीनिंग लेंगे। कब लगेगा, जब लैंग्वेज प्लेन हो, क्लियर हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं हो। क्या लिखा है देखो एक बार, व्हेन द वर्ड्स आर क्लियर द लैंग्वेज इज प्लेन। कब लगेगा हमारा रूल, जब वर्ड्स कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज कैसी है, प्लेन है, और सिर्फ एक ही मीनिंग निकल रहा है, तो उस पर क्या लगाया जाता है, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसा है वैसा मीनिंग ले लो। पॉपुलर, ये कुछ वर्ड्स याद करना, पॉपुलर, टेक्निकल, ऑर्डिनरी मीनिंग, प्लेन मीनिंग, लिटरल मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग या नेचुरल मीनिंग लेना है। आप इन वर्ड्स को याद रखना, आगे पीछे है ना, आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। नेचुरल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग, ये आपको यहाँ पर लेना है। वर्ड्स को एज इट इज़ मीनिंग देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ जनरल ग्रामर, नो रेफरेंस टू लीगल डिसीजन, और किसी भी लीगल डिसीजन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वही ले लो। विदाउट एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग वर्ड्स, ना कुछ ऐड करोगे ना कुछ कम करोगे। एनी एनोमली इज अलाउड टू स्टे, कुछ भी अगर उसके अंदर अलग लिखा हुआ है तो उसे चलते रहने देंगे हम, तो क्या लेंगे, एज इट इज मीनिंग लेंगे, उसको बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल, अब इसकी लिमिटेशन क्या है भाई, लिमिटेशन ये है कि भाई अलग अलग लोग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल, एंड डिक्शनरी हैज़ अल्टरनेट मीनिंग ऑल्सो। तो अब ये रूल अपन हर जगह नहीं लगा सकते, कई बार क्या होता है, लिटरल मीनिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आती है सामने रिपग्नेंसी। रिपग्नेंसी मतलब एब्सर्डिटी, नॉनसेंस मीनिंग सामने आता है अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाने से, तो इस रूल से हम स्विच कर जाएंगे दूसरे रूल पर, दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। समझ में आई, पहला रूल यही कहता है, लिटरल लेजिसा, मतलब क्या कहते हैं, वर्ड को जैसा लिखा है वैसा ही इंटरप्रेट करो। स्टेट ऑफ HP अगेंस्ट पवन कुमार करके एक केस आया था, जिसमें नाम लिखना है केस का, स्टेट ऑफ HP बुक है ना आपके पास, तो इस टॉपिक के 2 पॉइंट्स करवा रही हूँ बुक से, अभी मैंने किया था आई थिंक डाउनलोड, है ना, हैंड टू हैंड करवाती हूँ इसमें। लिटरल कंस्ट्रक्शन, एक तो ये केस का नाम अंडरलाइन करना बेटा, स्टेट ऑफ HP वर्सेस पवन कुमार, कि जब तक पॉसिबल है तब तक क्या लगाओ, ऑर्डिनरी, प्लेन, टेक्निकल, ग्रामेटिकल मीनिंग दो, ठीक है, वही देने की आपको कोशिश करनी है। वर्ड्स को मॉडिफाई सिर्फ तभी कर सकते हो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज आपको क्या लेना है, ऑर्डिनरी, टेक्निकल मीनिंग या ग्रामेटिकल मीनिंग ही लेना है। एक एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर दिया हुआ है जो मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। मैं समझा रही हूँ आपको हुआ क्या था, इससे समझ में आएगा नहीं। एक जगह है बेटा अकोला, अकोला एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ, एक राम अवतार नाम का एक बंदा था, वो पान बेचता था। अब भाई पान बेचने वालों की कई बार रेवेन्यू बहुत ऊपर होती है। अब हुआ क्या, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने इस पर टैक्स लगाने की कोशिश की कि टैक्स दो भाई। अब उसका कहना था कि भाई ये तो पान का पत्ता है, इसे वेजिटेबल में लेना चाहिए। अब पान के पत्ते पे जैसे बाकी वेजिटेबल्स उगती है वैसे ही पान का पत्ता उगता है, तो इसको क्या करो, वेजिटेबल में ले लो और इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसका ये कहना था।
तो जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पान के पत्तों को लोग पॉपुलरली किस तरीके से जानते हैं। पॉपुलर मीनिंग हम लेंगे। अब पॉपुलर मीनिंग अगर बोले तो पान के पत्ते की कोई वेजिटेबल या सब्जी नहीं बनाई जाती, इट इज़ नॉट अ वेजिटेबल, और इस पर सेल्स टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये डिसीजन इस वाले केस में दिया गया था। फैक्ट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में याद रखना कि एक पान वाला बंदा था, उसके ऊपर बहुत बड़ी टैक्स लाइबिलिटी पड़ी थी। सेल्स टैक्स वालों ने बोला था इतने का पेमेंट करो। उसने आर्ग्यू किया था कि पान जो है ना, वो तो पान का पत्ता जो होता है, बीटल लीव्स बोलते हैं जिसको, वो क्या है, वेजिटेबल है, इसलिए कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, पॉपुलरली पान को लोग किस तरीके से जानते हैं, हम वही मीनिंग लेंगे, इट इज़ नॉट अ वेजिटेबल, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। आई होप समझ में आई हो ये बात। तो एक बार पढ़ के देख लो ये वाला। इन अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वेदर द सेल ऑफ बीटल लीव्स वॉज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम्पल बना के डाल दिया, अभी वो डालता नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही नहीं इस टॉपिक में, डायरेक्ट क्या आते हैं, थियोरटिकल आते हैं, है ना। लेकिन अगर कभी डाल दिया तो बोलोगे मैम आपने तो पढ़ाया नहीं, सेल्स टैक्स का क्वेश्चन कैसे आ गया हमारे लॉ वाले पोर्शन में। ऐसा कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा बीटल लीव्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बीटल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरी टेक्निकल बोटेनिकल मीनिंग व्हेन द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ऑर्डिनरी, नेचुरल, पॉपुलर मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। पान के पत्तों को लोग जो है वो वेजिटेबल की तरह यूज नहीं करते। ठीक है, साइड में लिखो, बीटल लीव्स are not vegetable. Beetle leaves are not vegetable. The popular meaning of the word, the popular meaning of the word will be taken. Popular meaning of the word will be taken और ये लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लेना, देयरफॉर द सेल ऑफ बीटल लीव्स वाज लायबल टू सेल्स टैक्स। देयरफॉर द सेल ऑफ बीटल लीव्स इज लायबल टू द सेल्स टैक्स। आई थिंक याद रहेगी ये लाइन तुम्हें, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ध्यान रखना, है ना। बाकी इनमें इस तरीके का वो कुछ पूछता नहीं है। इसमें एक लैटिन मैगजिम आ रहा होगा, इसके लिए ये वाला अंडरलाइन करना बेटा। एक बार बुक खोल रखी है तो ये करो, एब्सोल्यूटा सेनेटिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। इसका लिटरल मीनिंग क्या है, प्लेन वर्ड्स रिक्वायर्ड नो एक्सप्लेनेशन। इसका पेज नंबर देख ले बेटा, इसे जस्ट पहले वाला ही होगा। लिटरा लेजिसा बोलते हैं इसको, कि अगर प्लेन मीनिंग क्लियर है तो वही मीनिंग लेंगे, ना कुछ ऐड करेंगे ना कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। समझ आ गई बात की नहीं आई बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बता दो मुझे। तो 2 मार्क्स का आया तो लिख सकते हो ना, हाँ भाई लिख सकते हैं ना लिटरल कंस्ट्रक्शन। अब आ रहा है तुम्हारा रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। एक लैटिन मैगजिम यूज किया है, अट्रस मैजिस वैलिड क्वैम पेरियट। यहाँ पर थोड़े लैटिन मैगजिम आएंगे बेटा, और डायरेक्टली वो इससे पूछ भी सकता है कि ये वाला रूल बताओ। अट्रस मैजिस वैलिड क्वैम पेरिट, इसका मतलब वर्ड्स जो है उनको सेंसिबल मीनिंग दो, रीजनेबल मीनिंग दो। अगर लिटरल मीनिंग लगाने से रिपग्नेंसी आती है, लिटरल मीनिंग लगाने से इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाता, तो क्या करो, सेकेंड रूल पे स्विच कर जाओ। कौन सा रूल है, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। एक बार आएंगे नोट्स पर। रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, देखो एक बार। व्हेन, बातें नहीं क्लास, व्हेन द वर्ड्स आर एम्बिगुअस, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, सेंसिबल मीनिंग कांट बी ड्रॉन फ्रॉम द लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज करें तो नॉनसेंस मीनिंग सामने आ रहा है। 2 वर्ड याद करना अगर कर सकते हो तो, रिपग्नेंसी, एब्सर्डिटी। इन केस ऑफ रिपग्नेंसी और एब्सर्डिटी तो लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल नहीं लगेगा। कहाँ पर स्विच करना पड़ेगा आपको, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। रीजनेबल
वर्ड्स लिखो, लाइन ही लिखवा देती हूँ, लिखो एक बार लाइन लिखो एक। इन केस of use of literal rule, in case of use of literal rule, if there is repugnancy, if there is repugnancy or absurdity, repugnancy or absurdity, and a nonsense meaning, comes out, and a nonsense meaning comes out, then we have to use, then we have to switch to rule of reasonable interpretation. Then we have to switch to rule of reasonable interpretation. Address matches valid quam parrot. क्या कहना चाहते हैं? वर्ड्स को कैसा मीनिंग दो? सेंसिबल मीनिंग दो। वर्ड्स को कैसा मीनिंग दो? सेंसिबल मीनिंग दो। तो वर्ड्स प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी क्लियर, वर्ड्स को देख के लगता है वैसे तो बिल्कुल सही हैं, बट ऑन क्लोज स्क्रूटनी ये पता चलता है डेफिशिएंट इन कैरिंग आउट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, कि जो लॉ मेकर कहना चाहता था वो मीनिंग सामने नहीं आ पाया। अब क्या करेंगे? एक तो मैंने तुम्हें ये बोला, ये याद करना है, अट्रेस मैजिस वैलिड क्वैम पैरेट, वर्ड शुड बी कॉन्स्ट्रक्टेड टू लीड अ सेंसिबल मीनिंग। मीनिंग भी ले रखा है मैंने, नीचे दिया हुआ है। कोर्ट लुक्स एट द पर्पस, स्कीम एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टेट्यूट। कोर्ट देखेगा कि भाई जो लॉ बना था उसका पर्पस क्या था, स्कीम क्या थी, ठीक है, किस तरीके से उसे ड्राफ्ट किया गया था, एंड इट्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या करेगा लॉ इस बार? कॉन्स्ट्रक्शन। लॉ इस बार क्या करेगा? कॉन्स्ट्रक्शन। मीनिंग में बी मॉडिफाइड टू ब्रिंग आउट द ट्रू इंटेंशन विच द ड्राफ्टमैन फेल टू गिव इफेक्ट टू। अब उस ड्राफ्टमैन का जो इंटेंशन है उसको एक तरीके से पूरा करने के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे कि वो कहना क्या चाहता था, वो मीनिंग दो। अगर लिटरल रूल लगाने पर एब्सर्डिटी आती है, रिपग्नेंसी आती है, तो आप क्या करोगे? रीजनेबल या सेंसिबल मीनिंग लो। वो ये कहना चाहता है हमारा सेकेंड रूल, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। लैटिन मैक्सिम याद करना है, अट्रेस मैजिस वैलिड क्वैम पैरेट। इसका मीनिंग क्या है? वर्ड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट टू लीड अ सेंसिबल मीनिंग। वर्ड्स को कैसा मीनिंग देना है? सेंसिबल मीनिंग देना है। एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है, आपने सेक्शन 105 पढ़ा था बेटा कंपनीज एक्ट में, प्रॉक्सी वाला। तो उसमें हमने पढ़ा था प्रॉक्सी ने मास्क पहन रखा है, हमने बोला था ना, कांट स्पीक एट द मीटिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई कंपनी से रिलेटेड मैटर्स में नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं कि एक शब्द भी नहीं बोल सकता। पर्सनल मैटर्स पे बोलना है तो जा सकता है, वॉशरूम जाना है जा सकता है। समझ आई बात? मैंने उस समय भी बोला था आपको कि इंटरप्रिटेशन में पढ़ाऊंगी। इसका मतलब सेंसिबल मीनिंग क्या कहता है? सिर्फ यही कहता है कि भाई कंपनी से रिलेटेड मैटर्स में नहीं बोलेगा। रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। समझ आ गई बात? इसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको ये वाला। अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से भी करवा देती हूँ। देखो बुक से ले लेते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ, एक एग्जाम्पल आगे दिया था इन्होंने, ये वाला सेक्शन 102 दिया हुआ है। ये देखो, आपने मीटिंग का चैप्टर पढ़ा था बेटा, कंपनीज एक्ट में मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7। हमने बोला था स्पेशल बिजनेस होता है तो साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, सेक्शन 102 102 याद आ रहा है? तो उसमें हमने बोला था आप बताओगे नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज। तो अगर अपन नॉर्मल मीनिंग लें तो यहाँ पर तो सिर्फ खुद का इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है? अगर आपके किसी रिलेटिव का भी इंटरेस्ट है तो वो भी शो करना पड़ेगा। कई बार आपको वर्ड्स जो होते हैं उनको वाइडली इंटरप्रेट करना पड़ता है। कई बार वर्ड्स को क्या होता है? वाइडली इंटरप्रेट करना पड़ता है। भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ? मेरी बेटी का इंटरेस्ट है, मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट है, सभी चीज़ों को अकाउंट करके हमें बताना पड़ेगा, तभी लॉ मेकर का इंटेंशन पूरा हो पाएगा। समझ आई बात?
तो मैंने आपको एक बार बताया कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू वाइडन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। दो मीनिंग है, एक तो नैरो है और एक वाइड है, तो कौन सा मीनिंग लेंगे, वाइडर वाला मीनिंग लेंगे, ठीक है। हियर अ रेस्ट्रिक्टेड नैरो इंटरप्रिटेशन विल डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द डिस्क्लोजर। अगर आपने इसका नैरो मीनिंग ले लिया तो डिस्क्लोजर जो कहना चाहता था लॉ मेकर, उसकी भावना पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाइडन या ब्रॉडन मीनिंग लेना पड़ेगा, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। क्या चीज, हाँ उससे पूछ लेंगे डायरेक्टली तो फिर भी फायदा है, अदरवाइज जो है ना अगर नहीं है तो क्या करें, फिर तो इंटरप्रेट ही करना है। एक्चुअली उसके लिए क्या होता है, ऐसा कुछ होता है अगर मैटर, जैसे तुमने अभी बोला कि भाई एम्बिग्विटी आ रही है, नया लॉ है, तो उसके नीचे फिर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाता है, इलस्ट्रेशन लिख करके आ जाता है, प्रोविजो लिख करके आ जाता है और उसको सुधार दिया जाता है। ये काम करते हैं फिर अपन। भावना इसलिए पूरी नहीं हो पा रही, बंदे ने लैंग्वेज सही नहीं यूज की। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, वो कंफ्यूज हो गया मुझे क्या वर्ड यूज करना है। टेक्निकल सलाहकार अच्छा नहीं मिला उसको। चलो, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। देखो पहले ये होता था, आईसीआई ने एक दो अटेम्प्ट पहले तक हेड एंड रूल, मिसचीफ रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल को एक साथ दे रखा था, मतलब सेम मानता था। अब अपन ने क्या कर रखा है, पिछले दो अटेम्प्ट से इन्होंने क्या किया, अलग कर दिया इसको, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। आपसे पूछा जाए तो अपन को सेपरेटली पढ़ रहे हैं अपन ये रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ये कहता है कि अगर कोई लॉ बनाया गया सोसाइटी के कैसे ऐसे तबके के लिए जो कि फाइनेंशियली क्या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से काफ़ी बैकवर्ड है, पास्ट में उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, इसलिए क्या किया गया, एक एक्ट बना दिया गया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, वाइडली इंटरप्रेट करना है, ये कहना चाह रहे हैं। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, इफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ सच क्लास और पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। सोसाइटी के कुछ ऐसे लोगों के लिए एक कानून बनाया गया जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, पास्ट में जिनके साथ क्या है, काफ़ी अन्याय हुआ है, और नॉट ट्रीटेड फेयरली इन द पास्ट में इनके साथ जो है ना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो, जैसे हरिजन वगैरह थे, है ना, तो वो उनकी बात चल रही है। देन वी शुड टेक द लिबरल कंस्ट्रक्शन। लिबरल कंस्ट्रक्शन मतलब वाइडली इंटरप्रेट करो, वाइडली इंटरप्रेट करना है ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंटरप्रिटेशन द प्रोविजन इन सच अ मैनर दैट द मैक्सिमम बेनिफिट इज गिवन टू दैट क्लास। इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि उनको क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अच्छा, जब अपना बेटा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950, है ना, तो अब यहाँ पर क्या था, भीमराव अम्बेडकर जी थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना आया उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि रिजर्वेशन दे रहे हैं, 10 साल के लिए दे रहे हैं, 10 साल बाद में इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। पर बेटा होता क्या है, किसी को भी कोई चीज़ देना आसान है, वापस लेना बहुत मुश्किल है। लोग क्या होता है, सड़कों पे उतर जाते हैं। ये इरादा क्या था कि इन लोगों को बराबर लेके आओ, इरादा तो यही था ना। अब ये रिजर्वेशन बढ़ता गया, बचे कौन से, जनरल, है ना। अब जनरल वाले बोलेंगे सिर्फ हम ही बचे, हमें भी रिजर्वेशन दे दो, काम खत्म करो। तो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है ना अपने देश में तो ख़त्म होने से रहा, नहीं हो सकता। और मरता कौन है बेचारा, जनरल वाला बंदा। अब देखो पहले की तरीके से देखा जाए, जब लॉ बना था उस समय क्या भावना थी कि ये बैकवर्ड है, इनको बराबर लेके आओ। आज के दिन उसको मिसयूज करते हैं, बात अलग है ना। तो आपको पता है अगर SC ST का बंदा अच्छा स्कोर ले लेता है तो उसको जनरल में काउंट करते हैं, वो जनरल की एक सीट खा जाता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट देना है। जो रिजर्व वाली कैटेगरी है उनमें तो उन लोगों को लेके आओ जो कैलिबर के अकॉर्डिंग आ नहीं सकते। जो कैलिबर के अकॉर्डिंग आ रहा है वो तो जनरल की सीट खा रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश हुई कि नहीं हुई, बताओ। क्या अगर गवर्नमेंट के हाथ में आ गया जैसा कि वो चल रहा है प्रपोजल, तो ये तो डालेंगे,
अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से निकल जाओ, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। आगे देखो क्या है, बेस्ट पार्ट यही है अपना, बेस्ट पार्ट अबाउट CA, CS, ICWA यही लगता है मुझे, देयर इज़ नो रिजर्वेशन। तो आपको यहाँ पर यूजुअली जो कास्ट मिलेगी ना वो आपको बनिया कास्ट मिलती है। सही बता रही हूँ मैं? ये लगता क्या है जनरल वालों को कि यार और कुछ हमारे लिए बचा कहाँ है, कंपटीशन फाइट करेंगे तो जनरल की लिस्ट जो होती है ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, और जो SC ST है उनकी काफ़ी कम जाती है। तो मैं एक फ्रेंड थी मेरी, वो यही हमेशा बोलती थी काश मैं मीना होती, उसका ये कहना था। आप इस स्टेटमेंट से इंटरप्रेट कर सकते हो क्योंकि मेडिकल की लाइन में उस समय कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था, रहता है उसमें। तो ये रिजर्वेशन ही तो मारती है। जब IIT वगैरह में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उसके पुतले तक जलाए थे IIT वालों ने। क्यों? क्योंकि सारी आप क्या कर रहे हो एक तरीके से, आप तो रेपुटेशन ही ख़त्म कर दोगे प्रोफेशन की। अगर रिजर्व अभी भी आज के दिन भी जब वो वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है उनके साथ वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं करते बच्चे, ये डिफरेंस है वहाँ पे अभी भी है। उनको ये लगता है कि भाई जो कैलिबर से आया उसको कंसीडर करो ना, आप क्यों देते हो आप रिजर्वेशन? वो वहाँ पे पीछे चले जाते हैं ना। एक बार घुसना है यहाँ पे थोड़ी ना है, घुसने के बाद में भी आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप नहीं कर पाते हो। अच्छा एक और चीज़ सुनो, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, फैक्चुअल चीज़ बता रही तुम्हें, उनका एक भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता। ये तो विश्वास गवर्नमेंट ऑफिसर्स रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। कौन पढ़ता है? अगर वो पढ़ाए ना तो लोगों का ट्रस्ट कितना बढ़ जाए, बट उन्हें पता है वो सर्विसेज नहीं है वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे। अच्छा दिल्ली में कर रखा है उसने पर्टिकुलरली, हाँ समझ गई, स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है ना। तो इसी तरीके से होता है यहाँ पर। और डॉक्टर बंदा बन भी गया, डॉक्टर बंदा बन भी गया, आगे सरनेम देख के जाते हैं, गलत बोल रही हूँ क्या बता दो मुझे। अगर कोई बंदा डॉक्टर बन भी गया, आपको दिखाने जाना है डॉक्टर को, तो आप क्या करते हो, पूरा नाम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? एक बार पढ़ते हैं। या फिर कोई दूसरा कह ही दे आपसे कि भाई ये डॉक्टर बहुत फेमस है और बहुत अच्छा इलाज करता है, बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस हो गए। SC ST OBC वाले भी तो मेरिट लेके जनरल की सीट खा रहे हैं ना, एक्सेप्शनल केस हो गया कि नहीं हो गया? तो वही चीज़ बात की हमने यहाँ पे। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, मैटरनिटी लीव लेडीज़ के लिए। मेनका गांधी ने इसको बढ़ा करके 6 महीने करवा दी थी, पहले 3 महीने की आई थिंक होती थी। अब क्या है यहाँ पर, अगर ये बोला जाए कि बैठे बिठाए आपको 6 महीने की सैलरी देंगे, यही मतलब है ना। अब अगर एम्प्लॉयर सपोज करो बोलता है कि भाई 4 तो संडे होते हैं, इतनी तो हमारी हॉलीडेज़ होती हैं, तो जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या है 26 दिन के अकॉर्डिंग करेंगे, या तो 4 संडे हटा दिए, या फिर हम क्या करेंगे 4 संडे हो गए और थोड़ी पब्लिक हॉलीडेज़ वगैरह हटा के हम तो 20 दिन की सैलरी कर रहे हैं। गलत है, मैक्सिमम बेनिफिट मिले इस तरीके से इंटरप्रेट करो। ये कहता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। समझ आ गई बात की नहीं आई बताओ? ठीक है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया देखो, एग्जाम्पल दिया है मैंने, इफ रिजर्व्ड SC ST गेट गुड मार्क्स देन काउंटेड इन द जनरल कैटेगरी। मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, बट दिस कैन ओनली बी डन व्हेन 2 कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल। ये सिर्फ तभी कर सकते हो जब 2 कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल। आपने बोला 6 मंथ्स की सैलरी देनी है, अब 6 मंथ्स की सैलरी हम क्या करें, वर्किंग डेज के हिसाब से निकालें या नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ को देते हो वो निकालोगे, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ वाली निकालो ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसको बोला जाता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा हेडन रूल या मिसचीफ रूल। हेडन रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम हेडन के नाम से पड़ा है, हेडन केस में इसको इंटरप्रेट किया गया था तो इसका नाम पड़ गया हेडन रूल। मिसचीफ रूल क्यों बनाया? अच्छा इस रूल को है ना एक लाइन में सीधे सीधे समझे, ऐसा मीनिंग लो जिससे पापी का सर्वनाश हो जाए, ऐसा मीनिंग लो कि कल्प्रिट पकड़ा जाए, उसको सजा मिले, ऐसा मीनिंग लो जिससे जो पर्सन गिल्टी है उसको पनिश किया जा सके। सपोज करो लॉ मेकर ने कुछ लिख दिया, पहली चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही लिखा क्या, फिर क्या है हमने उसको देखा, मीनिंग निकालने की कोशिश करी, तो जो मीनिंग आ रही है उससे हमें ये लगता है कि भाई जिसने ऑफेंस किया ना उसकी तो छुट्टी हो गई, मतलब वो तो बच गया, फिर ये लॉ बनाया ही क्यों था?
जब पनिश ही नहीं करना था तो लॉ बनाने का मकसद ही क्या था? तो अब क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा बैक डेट पे, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस लॉ के आने से पहले क्या कानून चल रहा था। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ दिस रूल? भाई किसी कारण से तो एक्ट लेके आए होंगे ना, इसके आने से पहले क्या नियम चल रहा था? व्हाट वाज द मिसचीफ जिसके बारे में एक्ट में दिया हुआ नहीं था? क्या ऐसी गड़बड़ थी जिसके लिए एक्ट लाना जरूरी हो गया था? लॉ ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की? लॉ ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की कि किस तरीके से हम जो है इसको दूर करेंगे। पनिशमेंट लगा दो, लोग फॉलो करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स, लेफ्ट टर्न फ्री होता है, इंटरप्रिटेशन मानते हैं लेफ्ट टर्न हर जगह फ्री होता है, बट कई बार क्या होता है लेफ्ट टर्न पे काफ़ी जगह एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो ट्रैफिक रूल्स के अंदर कहीं कहीं पर ये नीड फील हुई कि लेफ्ट टर्न पे भी आपको सिग्नल देना चाहिए स्पेसिफाइड एरियाज में, और एक प्रोविज़ो ऐड किया गया इसके लिए। लोगों ने उसका नॉर्मल मीनिंग निकाल लिया, प्रोविज़ो को पढ़ा ही नहीं। फिर क्या करो भाई, अब आप जाके देखो कि ट्रैफिक रूल्स आखिर आए क्यों थे। इसलिए आए थे क्योंकि एक्सीडेंट का क्वांटम बढ़ गया था, इसलिए लेके आए थे। क्या मिसचीफ थी जिसके लिए वो प्रोवाइड नहीं करते थे? कोई पनिशमेंट नहीं था, लेफ्ट टर्न फ्री मान के चलते थे, एक्सीडेंट हो जाता था। लॉ ने क्या रेमेडी दी? लॉ ने रेमेडी दी भाई चालान कटेगा, यहाँ पर सिग्नल लगाया है हमने, इसका मतलब इसे फॉलो करो। अब यहाँ ये एरिया सेंसिटिव ज़्यादा है, आपको ये सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा, आप नेचुरली निकाल के गाड़ी नहीं ले जा सकते। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? और ऐसा करना ज़रूरी था। अब इसमें क्या दिया है ये पढ़ो, इफ वर्ड्स आर एम्बिगुअस, अगर वर्ड्स एम्बिगुअस नहीं होते तो बेटा लिटरल कंस्ट्रक्शन लगा लेते ना, पहला रूल तो वही है हमारा, पर वो लग नहीं सकता क्योंकि वर्ड्स कैसे हैं? एम्बिगुअस है, कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन। अब क्या करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, लर्न देम, और इसको मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे ही क्वेश्चन आया है 2-3 बार आपके मेन एग्जाम में, हेड एंड रूल पे। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। ये 4 रटने हैं ये चारों, कि इस एक्ट को आने से पहले कॉमन लॉ क्या चलता था। दूसरा, डिफेक्ट या मिसचीफ जिसके बारे में लॉ ने नहीं बताया कि लेफ्ट टर्न पे मुड़ना है तो भाई अपने को केयर रखनी है, लोग रेकलेसली जा रहे थे और कोई पनिशमेंट होता नहीं था। रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, एक्ट ने बोला भाई अगर ऐसा करोगे पेनल्टी लगाएंगे, पनिश करेंगे, चालान काटेंगे, लोगों ने मानना शुरू करेंगे अब, है ना। रीज़न फॉर द रेमेडी, क्या रीज़न था इस रेमेडी को लगाने का? एक्सीडेंट कम हो जाए भाई, यही चाहते हैं हम, मजबूर कर दिया लोगों ने। कोर्ट अडॉप्ट्स द कॉन्स्ट्रक्शन, कोर्ट ऐसा कॉन्स्ट्रक्शन अडॉप्ट करेगी विच विल, ये लाइन याद करना, सप्रेस द मिसचीफ एडवांस द रेमेडी। इसकी लाइन ही यही है, सप्रेस द मिसचीफ, ऐसा इंटरप्रिटेशन लो जिससे मिसचीफ को दबाया जा सके और रेमेडी को सामने लाया जा सके, विच विल सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। हेड एंड रूल, ये 4 पॉइंट याद करने हैं। एक्ट आने से पहले कॉमन लॉ क्या था, किस मिसचीफ या डिफेक्ट की वजह से लॉ जो है वो काम नहीं कर रहा था, एक्ट ने क्या रेमेडी दी और इस रेमेडी को देने के पीछे कारण क्या था। ये 4 पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। ऐसा इंटरप्रिटेशन लेना है विच विल सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टाइम में ये लाइन बताते थे, ऐसा मीनिंग लो जिससे पापी का सर्वनाश हो जाए, कल्प्रिट को पनिश किया जाए। अगर आप ऐसा मीनिंग ले रहे हो जिससे वो कल्प्रिट या जिसने ऑफेंस किया है वो बच रहा है, इसका मतलब लॉ मेकर की इंटेंशन को आप पूरा नहीं कर पा रहे। समझ आई? तो आपको क्या लगाना है, हेड एंड रूल लगाना है। लिख लो, अपने समझने के लिए लिख लो, ऐसा इंटरप्रिटेशन लेना है जिससे पापी का सर्वनाश हो, कल्प्रिट को सजा मिले। याद रहती है ये चीज़ें, इस तरीके के स्टेटमेंट। ऐसा मीनिंग लेना है जिससे पापी का सर्वनाश हो, कल्प्रिट को सजा मिल सके। बच रहा है इसका मतलब क्या है, फिर आपके इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ है, फिर इसको क्या करो, सुधारो। हेल्प कैसे लेते हैं? हेल्प ले सकते हो हिस्टोरिकल सेटिंग से। ये तो रूल है, अगर आपको याद हो 2 वर्ड आए थे बेटा, एक तो रूल आया था, एक एड आया था ना। रूल को मैंने कहा था आपको फॉलो करना ही पड़ता है, एड मतलब आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो, एक्सटर्नल एड की हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। हिस्टोरिकल सेटिंग कि ये ट्रैफिक रूल्स आए क्यों थे,
क्या क्या हुआ था उस समय, कितने एक्सीडेंट हुए थे, गवर्नमेंट ने मजबूर होकर के ऐसा अधिनियम पारित करवाया संसद में, ठीक है, चालान लगवाया कि भाई ठीक है नहीं किया तो इतना पनिशमेंट देना पड़ेगा, पेनल्टी लगाई, ये रेमेडी प्रोवाइड कराई, रेमेडी के पीछे कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, ये सब बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हेड एंड रूल या मिसचीफ रूल। यहाँ तक समझ आया बेटा कि नहीं आया बताओ? इसको हमने देखो अभी तक क्या पढ़े, 4 रूल पढ़ा है मैंने तुम्हें, कौन से? लिटरल वाला, रीजनेबल, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल्स। देखो 2-2 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते, 2 मार्क्स में मैटर सफिशिएंट है, 2-2 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते, एक रूल कोई भी पूछ लेगा। और अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूछा है वो मिसचीफ रूल है, उसके 4 पॉइंट भी है, इन चारों पॉइंट को अच्छे से कर लेना, लाइन याद करना, कैसा इंटरप्रिटेशन लेना है, सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। आज का आखिरी रूल लेने जा रहे हैं, रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि भाई एक ही एक्ट के एक ही सेक्शन में 2 बार अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, या फिर एक ही एक्ट में अलग अलग सेक्शंस में 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें लिखी हुई हैं, तब क्या करें? ऐसा मीनिंग लो जिससे कोई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हार्मोनाइजेशन हो सके। तो आपको कॉमन मीनिंग लेने की कोशिश करनी है जिससे ये सेक्शन भी खुश हो जाए और ये सेक्शन भी खुश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने कहा बेटा 10 बजे तक घर आ जाना, पापा ने कहा कि बेटा 11 बजे तक घर आ जाना। बेटा तू कभी लॉ मेकर के साथ मत बैठ जाइयो जो ये बना रहे हैं ना आजकल वो भी नहीं बन पाएंगे बेचारे, ठीक है, सुबह की नहीं शाम की बात चल रही है। तो 10 बजे तक उसको बोला, रात बोल लो, हाँ पहले रात को 10 बजे से पहले पहले घर आ जाना, ठीक है। अब मम्मी ने बोला था 10 बजे, सपोज करो पापा ने बोला 11 बजे, अब आप क्या करो, आप 10 बजे तक घर आ जाओ, दोनों खुश। आपने मम्मी की बात भी मान ली और पापा की भी बात मान ली। अपन क्या कर रहे हैं, हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ फिर क्या बोलोगे, पापा ने बोला था हमने तो वो फॉलो कर लिया, अब आपस में लड़ो और सल्टो। आपने कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है ऑर्डर दिया कैसे, है ना? अब माइनर रहे कहाँ हो गए इंटर में अब तो मेजर में पहुंच गए होंगे सारे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल यही कहता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल यही कहता है कि आपको क्या है, अगर कोई कंट्रोवर्सी आ भी रही है तो आप उनको क्या करो, हार्मोनाइज करके चलो। आप कोशिश करो कि सभी सेक्शंस को इक्वली इफेक्ट दे पाओ, दोनों ही सेक्शंस आपके खुश हो जाएं, ऐसा इंटरप्रिटेशन लेना है आपको रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में। जैसे अपन ने कंपनीज एक्ट पढ़ा था, तो कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था कि भाई एक ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। हाँ, ये चीज़ मैं अभी बोलने वाली थी, लेकिन इसके अंदर स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी वगैरह इंक्लूडेड नहीं थी, याद आ रहा है? आईसीआई एक्ट 1949 क्या कहता है, आप 30 कंपनियों की ऑडिट कर सकते हो। एक्ट में कंट्रोवर्सी आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ 20 बोल दिया या 30 बोल दिया, लेकिन अब दोनों को खुश करना है, बोला 20 बड़ी कंपनियों की ले लो और प्राइवेट कंपनीज, तुम्हारी डोरमेंट कंपनी, तुम्हारी स्मॉल कंपनी, इन सबको मिला के लिमिट कितनी, 30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये सेक्शन भी खुश, ये एक्ट भी खुश, ये वाला एक्ट भी खुश, आपने दोनों की बात मान ली। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? ये है हमारा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब पढ़ के देखो एक बार, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्यूट्स, जैसे हमने बात की कंपनीज एक्ट और आईसीआई एक्ट, है ना, और पार्ट्स या फिर 2 सेक्शंस के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, एक जगह कुछ और मीनिंग निकल रहा है, एक जगह कुछ और मीनिंग निकल रहा है। स्टेट्यूट शुड बी रेड एज अ होल, पूरी की तरह पूरा एक की जगह पढ़ना चाहिए हमें उसे, है ना। आगे क्या बोला, हेंस नीड टू हार्मोनियस, दैट इज इफेक्ट कैन बी गिवन टू ऑल ऑफ देम। इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि दोनों को ही इक्वल इफेक्ट दिया जा सके। पंचअप करने की कोशिश करनी है कि इक्वल इफेक्ट दिया जा सके। वन प्रोविजन कांट ओवरराइड द अदर प्रोविजन, एक प्रोविजन को आप ज़्यादा इफेक्ट दे दो, एक को कम दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। कोशिश क्या करनी है, हार्मोनाइज करने की करनी है कि इक्वल इफेक्ट दे सके, है ना। नॉट एप्लीकेबल इफ द प्रोविजन हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट। आपने पहले खुद ने ही बोल दिया कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, मतलब ये तो ऊपर रहेगा, तो बात ही अलग हो गई, है ना। नॉर्मल रूल क्या कहता है, हार्मोनाइज करने की कोशिश करनी है। आगे देखो, इंटरप्रिटेशन विच इज कंसिस्टेंट, कंस्ट्रक्शन विच अवॉइड्स रिपग्नेंसी बिटवीन सेक्शन एंड पार्ट।
इफ पॉसिबल टू हार्मोनाइज आपको पॉसिबल करना है. प्रोविजन इनेक्टेड एट लेटर पॉइंट विल प्रिवेल. नॉट एप्लीकेबल. भाई अगर पॉसिबल टू हार्मोनाइज है तो करेंगे, अगर ये पॉसिबल नहीं है, इफ नॉट पॉसिबल टू हार्मोनाइज, तो जो प्रोविजन बाद में आया है उसको प्रायोरिटी देंगे. 2 एक्ट आए, कंपनीज एक्ट 1956 आया, उसमें कुछ और लिखा हुआ है. कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें कुछ और लिखा हुआ है. किसकी बात मानोगे? बाद वाले की. आगे आएगा, एग्जाम्पल दूंगी उसको. नॉट विद स्टैंडिंग है ना, सब्जेक्ट टू, विदाउट प्रिजुडाइस, इस तरीके के लॉ में वर्ड यूज होते हैं ना, ये हमारी हेल्प करते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में. ये समझ में आया क्या? इफ नॉट पॉसिबल टू हार्मोनाइज, अगर पॉसिबल नहीं है हार्मोनाइज करना, तो जो प्रोविजन बाद में दिया हुआ है उसको इफेक्ट दो. हाँ सही दिया हुआ है फिर बेटा, मैंने पॉसिबल इंटरप्रेट कर लिया. इफ इम्पॉसिबल टू हार्मोनाइज, तो क्या करोगे? जो बाद वाला है उसको इफेक्ट दे दो, क्योंकि वो लेटेस्ट है. जनरल प्रोविजन टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड द स्पेसिफिक प्रोविजन. अच्छा, आपको बोलते हैं मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड. जनरल रूल ही तो लगाओगे ना जब तक एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही. जब तक एक्सेप्शन की बात नहीं चल रही तब तक क्या लगाया जाता है बेटा? जनरल रूल ही लगाया जाता है. ठीक है, तो ये लिखा है जनरल प्रोविजन टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड द स्पेसिफिक प्रोविजन. नोट देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन टू प्रोविजन कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड, इनको हार्मोनाइज करना पॉसिबल नहीं है, देन स्पेसिफिक एक्ट विल ओवरराइड द जनरल एक्ट. याद करो, तुमने कंपनीज एक्ट में इसका भी एग्जाम्पल पढ़ा है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन और स्पेशल एक्ट के प्रोविजन में कंट्रोवर्सी हो गई. किसकी मानूंगी? स्पेसिफिक एक्ट. यानी इज्जत हमेशा किसको दी जाती है? स्पेशल एक्ट को दी जाती है. समझ आई बात की नहीं आई बताओ? जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है हमारा, कि आप जो है कस्टमर क्लाइंट की जानकारी जो है उसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करोगे. कंपनीज एक्ट कहता है डिस्क्लोज करो. किसकी सुनेंगे? बैंकिंग की. बैंकिंग कंपनी के केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सुनी जाएगी. एग्जाम्पल देखो, एक दिया हुआ है यहाँ पर, वही वाला जो मैंने अभी तुम्हें बताया था. कंपनीज एक्ट 2013 कहता है सीए कैन डू मैक्सिमम 20 कंपनीज ऑडिट एक्सक्लूडिंग ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़. ठीक है, स्मॉल कंपनी. जबकि आईसीआई एक्ट हमारा क्या कहता है कि 30 कंपनियों की ऑडिट कर सकते हो. तो दोनों को ही खुश करने के लिए क्या करो भाई, नॉर्मल तो 20 की कर सकते हो, ओपीसी स्मॉल वगैरह वाली मिला के टोटल लिमिट कितनी? 30. तो ये वाला भी एक्ट खुश हो गया और ये वाला एक्ट भी खुश हो गया. क्या यूज़ किया? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. मैंने कोशिश की है एग्जाम्पल वही दूं जो आप रिलेट कर सको, क्योंकि आप कंपनीज एक्ट पढ़ चुके हो. काफ़ी हद तक उनसे आप डील कर पाओगे ये चीज़ें. ऑडिट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने. यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा? बताओ. आज यहाँ तक का मैटर लेंगे, यहाँ तक कर लो, आगे अपन कल कर देंगे. ठीक है ना? कोई क्वेरी वगैरह है तो बेटा पूछ सकते हो. दिव्या, अपूर्वा, अर्णव, हिरल, कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो आप. नहीं तो फिर यहाँ तक का मैटर तो आप करो, है ना? आगे अपन लेते हैं. ये वाले एक्ट मेरे साथ ही कर लेना. इसमें आईसीआई की एक एक लाइन पढ़ने की कोई गलती मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम का वेस्टेज है. 2-2 नंबर के रूल्स आते हैं. जितना कराना है मैं खुद ही कराऊंगी आईसीआई से. फिर आपको जैसे एग्जाम्पल कराए ना बीटल लीव्स वाला, करेंगे अपन. चलो ठीक है ना, करते हैं वाइंड अप.